स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त बायोलॉजिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां हम गहराई से समझेंगे कि आखिर जीवित प्राणी अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ये सिर्फ एनाटॉमी या शरीर विज्ञान का कोई साधारण लेसन नहीं है, ये तो हमारे शरीर के अंदर लगातार चल रहे एक अद्भुत पावर प्लांट की कहानी है, जिसका पूरा विश्लेषण आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं। दूसरा, मानव पाचन यात्रा। तीसरा, जानवरों में पाचन के प्रकार। चौथा, मानव श्वसन प्रणाली। पांचवा, इंसानों के अलावा अन्य जीवों में श्वास। और आखिर में इन सब का निष्कर्ष। हम इसे दो पैरेलल जर्नीज की तरह देखेंगे जो आगे चलकर एक साथ मिल जाती हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, भोजन का एक छोटा सा निवाला और हवा की एक साधारण सी सांस आखिर उस एनर्जी में कैसे बदल जाती है जो दौड़ने, खेलने या यहाँ तक कि गहराई से सोचने के लिए जरूरी है। देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं। देखिए, जीवन प्रक्रियाएं उन सभी आवश्यक कार्यों का एक ग्रुप है जो किसी भी जीव को जिंदा रखती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन। इंसान और बाकी जानवर जो भी खाना खाते हैं वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स खाने को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भरे होते हैं, शरीर सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए उस खाने को छोटे और सिंपल फॉर्म्स में तोड़ना ही पड़ता है, बिल्कुल एक बड़ी इमारत को ईंट ईंट करके तोड़ने जैसा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, मानव पाचन यात्रा। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये जो हमारी आहार नली है, यानी एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जर्नी शुरू होती है मुंह से। फिर खाना जाता है भोजन नली में, वहां से आमाशय यानी पेट में, उसके बाद छोटी आंत और आखिर में बड़ी आंत तक। इस यात्रा के हर एक पड़ाव का अपना एक अलग केमिकल और मैकेनिकल काम होता है। तो यात्रा शुरू होती है मुंह से। यहाँ दांत खाने को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। पर मजेदार बात तो ये है कि यहीं पर एक जबरदस्त केमिस्ट्री भी शुरू हो जाती है। हमारी लार यानी सलाइवा उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देती है। इसीलिए तो रोटी या चावल को देर तक चबाने पर वो मीठा लगने लगता है। वैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में आयोडीन टेस्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। नॉर्मल स्टार्च पर आयोडीन डालने से नीला काला रंग आता है, लेकिन चबाए हुए खाने पर लार के एक्शन के बाद ये रंग नहीं आता है। ना कमाल की बात। मुंह से आधा पचा हुआ ये नरम खाना अब भोजन नली यानी इसोफेगस में आगे बढ़ता है। यहाँ भोजन नली की दीवारें एक वेव की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, जो खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती हैं। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, वहां उसका स्वागत होता है पाचक रसों, म्यूकस और एसिड से। ये एसिड सिर्फ प्रोटीन्स को तोड़ने का ही काम नहीं करता, बल्कि खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया का भी खात्मा कर देता है। अब पेट के अंदर ये सब एग्जैक्टली कैसे होता है, इसकी खोज की कहानी सच में हैरान करने वाली है। दरअसल 1822 की बात है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को गलती से पेट में गोली लग गई थी। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उनका इलाज तो किया, लेकिन पेट का वो घाव कभी पूरी तरह नहीं भरा और वहां एक परमानेंट छेद रह गया। खैर, इस घटना का नतीजा ये हुआ कि वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी इंसान के डाइजेशन को लाइव देखा, बिल्कुल रियल टाइम में। तभी हमें समझ आया कि हमारा पेट आखिर काम कैसे करता है। अब इस स्लाइड में जो बात सामने आती है वो वाकई दिलचस्प है। पेट से निकलकर खाना जहां जाता है उसे हम छोटी आंत कहते हैं, लेकिन असल में ये नाम बिल्कुल गलतफहमी पैदा करता है। असलियत में ये छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। जरा सोचिए, किसी नॉर्मल क्लासरूम की ऊंचाई से भी दोगुनी। और शरीर के लिए जरूरी ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इसी लंबी सी ट्यूब के अंदर होता है। इस 6 मीटर लंबी यात्रा के दौरान और भी बहुत कुछ होता है। लिवर से निकलने वाला बाइल जूस पेट से आने वाले इस एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करता है और फैट को तोड़ता है। छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसे उभार होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट खून में मिल सकें। उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है, जिसे शरीर पचा नहीं पाता, वो बड़ी आंत में चला जाता है। वैसे नाम की बड़ी आंत छोटी आंत से साइज में काफी छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर, लेकिन ये थोड़ी चौड़ी जरूर होती है। यहाँ बचे हुए खाने से पानी और नमक को सोख लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, जानवरों में पाचन के प्रकार।
अक्सर गाय को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा, पर क्या ये मालूम है कि जुगाली करने वाले ये जानवर दिन के लगभग 8 घंटे सिर्फ अपने आधे पचे हुए खाने को वापस मुंह में लाकर चबाने में बिता देते हैं। इस प्रोसेस को जुगाली कहते हैं। घास जैसे कठोर खाने को पचाने के लिए उनका ये करना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, गाय का पाचन तंत्र घास पचाने के लिए किसी हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन की तरह है। वहीं अगर पक्षियों की बात करें तो उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। पक्षियों के दांत तो होते नहीं, तो उनके पास खाना पीसने के लिए गिजर्ड नाम का एक स्पेशल चेंबर होता है। वे क्या करते हैं कि छोटे कंकड़ या पत्थर निगल लेते हैं, जो अंदर जाकर इस गिजर्ड में खाने को पीसने का काम करते हैं। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग डाइट के हिसाब से बायोलॉजी खुद को कितने शानदार तरीके से ढाल लेती है। और अब आता है हमारा चौथा भाग, मानव श्वसन प्रणाली। चलिए अब अपनी दूसरी यात्रा पर चलते हैं। ये यात्रा खाने की नहीं बल्कि हवा की है। हवा नाक के नथनों से अंदर आती है, जहां छोटे बाल और म्यूकस धूल के कणों को वहीं रोक लेते हैं। फिर ये साफ हवा श्वास्य नली यानी विंड पाइप से होते हुए फेफड़ों में उतरती है। फेफड़ों के अंदर ये नलियां आगे चलकर छोटी छोटी ब्रांचों में बढ़ जाती हैं, जिनके एंड्स पर गुब्बारे जैसी आकृतियां होती हैं। इन्हें एल्वियोली कहते हैं। और दोस्तों, यहीं पर गैसों का असली एक्सचेंज होता है। और ये डेटा हमारे शरीर की मशीनरी की एक्यूरेसी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। जब सांस अंदर ली जाती है तो उस हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब सांस बाहर छोड़ी जाती है तो उसमें सिर्फ 16 से 17% ऑक्सीजन ही बचती है। दूसरी तरफ बाहर छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़कर 4 से 5% हो जाता है। ये नंबर्स सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि शरीर लगातार ऑक्सीजन सोख रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट के रूप में बाहर फेंक रहा है। अब चलते हैं 5वें भाग पर। इंसान के अलावा अन्य जानवर आखिर सांस कैसे लेते हैं? जैसे पाचन में अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, वैसे ही श्वसन में भी होती है। मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर मेंढक जैसे एम्फीबियंस की बात करें तो उनका लाइफ साइकिल और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। जब वे टैडपोल होते हैं तो पानी में गिल से सांस लेते हैं। बड़े होने पर जमीन पर फेफड़ों से और पानी के अंदर अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं। और केंचुए यानी अर्थवर्म्स, वे तो पूरी तरह से गैसों के एक्सचेंज के लिए अपनी नम स्किन पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं छठे और आखिरी भाग पर, इन सब का निष्कर्ष। यहां पर एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सांस लेने और श्वसन यानी रेस्पिरेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर दरअसल ऐसा नहीं है। सांस लेना एक प्योरली फिजिकल प्रोसेस है, बस हवा को फेफड़ों में भरना और बाहर निकालना। लेकिन रेस्पिरेशन वो एक केमिकल प्रोसेस है जो शरीर की एक एक कोशिका यानी सेल के अंदर लगातार चल रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब छोटी आंत से निकला हुआ ग्लूकोज और फेफड़ों से आई हुई ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तब जाकर असली जादू होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन दोनों चीजों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है, जिससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज ऊर्जा यानी एनर्जी। और यही वो एनर्जी है जिसके दम पर पूरा जीवन चलता है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि जब खाया गया हर निवाला और ली गई हर सांस इस विशाल आंतरिक इंजन का इतना जरूरी हिस्सा है, तो भोजन की क्वालिटी और हवा की शुद्धता में थोड़ा सा भी बदलाव हमारे जीवन की ऊर्जा पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। शरीर की इस बेहतरीन बायोलॉजी पर इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।